स्टूडेंट, आप लोगों के अपने चैनल राठौर एजुकेशन पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम लोग बिहार बीटीएससी ड्रेसर के नेक्स्ट क्लास को लेकर आए हैं और हाँ, हमारा बैच भी लॉन्च हो चुका है, सूर्या बैच। तो ऐप डाउनलोड करके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, घाव को साफ करने के लिए कौन सा घोल सबसे उपयुक्त होता है? तो देखिए, घाव को साफ करने के लिए जो सबसे बेस्ट क्लीनिंग होता है वो होता है आपका सलाइन घोल। सलाइन घोल याद रखिएगा। सलाइन घोल क्या है? देखिए, सामान्य सलाइन 0.9 NaCl घोल का उपयोग घाव को साफ करने के लिए किया जाता है। ठीक है, क्योंकि यह कोशिकाओं के लिए सुरक्षित होता है। जो हमारी सेल है, हमारे बॉडी जो बना है छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर बना है, तो कोशिकाओं के लिए सेफ्टी होता है और संक्रमण को मदद करता है रोकने के लिए। हाइड्रोजन पेराऑक्साइड कभी कभी उपयोग किया जा सकता है। अगर ये नहीं रहे तो कभी कभी हम लोग हाइड्रोजन पेराऑक्साइड भी उपयोग कर सकते हैं। कौन सा? हाइड्रोजन पेराऑक्साइड। हाइड्रोजन पेराऑक्साइड कभी कभी उपयोग किया जाता है, लेकिन यह कोशिका क्षति को मतलब सेल डैमेज कर सकता है, इसलिए हाइड्रोजन पेराऑक्साइड का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग सलाइन घोल का ही प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि हमारा जो नया बैच आ चुका है, सूर्या बैच को ज्वाइन करने के लिए आप लोग इस ऐप को डाउनलोड करिएगा प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड करके सूर्या बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसमें आपको कंप्लीट थियोरी वाइज सारा क्लास करवाया जाएगा। लाइव क्लासेज, रिकॉर्डिंग क्लासेस, मॉक टेस्ट और कंप्लीट नोट्स आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। ठीक है, कल ही मैंने एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का 500 से भी ज्यादा क्वेश्चन अपलोड किया है, तो आप लोग जाइए और उसको चेकआउट करिए। ठीक है, एक बार। और आप लोग अगर कंप्लीट तैयारी करना चाहते, सरकारी नौकरी पक्की करना चाहते, मात्र 30 दिनों में हम आपका कंप्लीट सिलेबस पढ़ा देंगे, तो आप लोग जाइए और जल्दी से ऐप डाउनलोड करके आप लोग सूर्या बैच को ज्वाइन करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, पट्टी बांधने का मुख्य उद्देश्य क्या है? सॉरी, पट्टी बांधने का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए, पट्टी बांधने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो देखिए, पट्टी केवल घाव को ढकना, रक्तस्राव को नियंत्रित करना, संक्रमण फैलने से रोकना, उपयुक्त सभी। तो ये ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, मतलब सभी हो जाएगा। देखो, पट्टी बांधने का मुख्य उद्देश्य रक्तस्राव को नियंत्रित करना भी है, घाव को ढककर संक्रमण से बचाव करना भी है, और जो उपचार प्रक्रिया है उसको तेज करना भी है। तो ये उपयुक्त सभी हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम श्रेणी का जलन होता है? प्रथम श्रेणी का जलन होता है, बताइए। प्रथम श्रेणी का जलन होता है, तो ये हो जाएगा हमारा केवल ऊपरी प्रभावित होती है। ठीक है, केवल ऊपरी त्वचा प्रभावित होती है। इसमें होता क्या है? देखिए, प्रथम श्रेणी के जलन में केवल एपिडर्मिस एपिडर्मिस आप लोग पढ़े होंगे। एपिडर्मिस त्वचा की ऊपरी जो त्वचा की ऊपरी परत होती है वही प्रभावित होती है। इसमें लालिमा और हल्का दर्द होता है। ठीक है, सूरज से झुलसना। ठीक है, जैसे सूरज से झुलसना, एक तरह से सनबर्न से जैसे हम लोग झुलसे हैं उसी प्रकार से। इसमें होता क्या है कि प्रथम श्रेणी के जलन जो होता है, इसमें केवल आपका एपिडर्मिस त्वचा की ऊपरी परत प्रभावित होती है। त्वचा की जो ऊपरी परत होती है ना, केवल वही प्रभावित होती है, एपिडर्मिस जिसको बोलते हैं। तो केवल ऊपरी त्वचा प्रभावित होती है। चलिए आगे नेक्स्ट है, हड्डी के फ्रैक्चर का प्राथमिक उपचार क्या है? हड्डी के फ्रैक्चर का प्राथमिक उपचार क्या है? तो इसका प्राथमिक उपचार है प्रभावित अंग को स्थिर रखना। मतलब क्या होता है समझिए थोड़ा सा। फ्रैक्चर की स्थिति में प्राथमिक उपचार के प्रभावित अंग को मतलब कि क्या करना? इमोबाइलेज करना। ठीक है, करना जरूरी है ताकि अधिक चोट से बचा जा सके। ठीक है, तो सही हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, रक्तस्राव को रोकने के लिए कौन सी तकनीकी अपनाई जाती है? रक्तस्राव को रोकने के लिए कौन सी तकनीकी अपनाई जाती है? तो यह है हमारा टूर्निकेटिव, प्रत्यक्ष दबाव, पट्टी बांधना, यानी ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। रक्तस्राव को रोकने के लिए प्रत्यक्ष दबाव, पट्टी बांधना, गंभीर मामलों में टूर्निकेट का भी उपयोग किया जाता है। गंभीर मामला है तो उसमें हम लोग टूर्निकेट का भी यूज कर सकते हैं। टूर्निकेटिव का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ऑल ऑफ दीज हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है, हड्डी टूटने की पुष्टि करने के लिए कौन सी जांच की जाती है? हड्डी टूटा है कि नहीं टूटा है, इसकी जांच के लिए हम लोग एक्सरे करते हैं। क्या करते हैं? एक्सरे। हड्डी की फ्रैक्चर की पुष्टि के लिए एक्सरे सबसे आम और प्राथमिक जांच होती है। सबसे आम जांच होती है और ये प्राथमिक जांच होती है जो डॉक्टर आपको एडवाइस करता है, सबसे प्राथमिक जांच होती है। गंभीर मामलों में डॉक्टर अगर मामला गंभीर है तो डॉक्टर फिर आपको एमआरआई या फिर सीटी स्कैन के लिए भी बोल सकता है कि आप सीटी स्कैन का मतलब आपको एडवाइस कर सकता है, पर ऐसे तो नॉर्मल तौर पर
आपको एक्सरे के लिए एडवाइस किया जाता है। गंभीर अगर मामला है ना तो फिर देखा जाता है कि अगर गंभीर मामला है तो एमआरआई नहीं तो फिर सीटी स्कैन के लिए आपको सुझाव दिया जा सकता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी एक्सरे। अगला क्वेश्चन है स्टरलाइजेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्टरलाइजेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है बताइए? तो स्टरलाइजेशन का मुख्य उद्देश्य है बैक्टीरिया और वायरस को नष्ट करना। बैक्टीरिया और वायरस को नष्ट करना, बैक्टीरिया और वायरस को नष्ट करना। देखिए स्टरलाइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें चिकित्सक उपकरण और वायरस वायरस सभी सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया वायरस फंगस पूरी तरह नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, बैक्टीरिया और वायरस को नष्ट करना ये उपकरण होता है। स्टरलाइजेशन एक प्रक्रिया होता है जिसमें कि चिकित्सक उपकरण और मतलब अनसतह जैसे सूक्ष्म जीव होता है, बैक्टीरिया है, वायरस है, आपका फंगस है ना, इस प्रकार तो पूरा नष्ट किया जाता है। तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जलने पर कौन सा प्राथमिक उपचार सही है? देखिए जलने की स्थिति में सबसे प्राथमिक उपचार जो है जले हुए स्थान को ठंडे पानी से धोना। यानी जलने पर तुरंत प्रभावित क्षेत्र को, जो भी प्रभावित क्षेत्र है उसको आप क्या करिए ना कि ठंडे पानी से धोना चाहिए, जिससे कि जलन कम हो जाएगा और उत्तकों को अधिक नुकसान नहीं पहुंचेगा। जो आपका उत्तक होगा उसको ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचेगा। ऑप्शन सी। अगला है रक्त में ऑक्सीजन ले जाने के लिए कौन सा घटक उत्तरदायी होता है? रक्त में ऑक्सीजन ले जाने के लिए हेमोग्लोबिन। ठीक है, हेमोग्लोबिन उत्तरदायी होता है। ये हेमोग्लोबिन कहाँ होता है? ये रेड ब्लड सेल में होता है। ठीक है, रेड ब्लड सेल में होता है और ये हमारी सभी कोशिकाओं में करता क्या है हेमोग्लोबिन कि हमारे फेफड़ों से ऑक्सीजन को ले जाके शरीर के सभी भागों में, देखो हमारा बॉडी छोटे छोटे सेलों से बना है तो शरीर में सभी जगह ऑक्सीजन की जरूरत है। ऑक्सीजन की कमी होगा तो फिर आपको मालूम है कि आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए ये लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, आरबीसी में पाया जाता है। ऑक्सीजन को फेफड़ा से लेकर के शरीर के अन्य भागों में ये पहुंचाने का कार्य करता है। कौन करता है? हेमोग्लोबिन करता है, याद रखिएगा। अगला नेक्स्ट है सर्जरी से पहले हाथ धोने के लिए कौन सा घोल सबसे अधिक प्रभावी होता है? सर्जरी से पहले हाथ धोने के लिए सबसे अधिक कौन सा घोल प्रभावी होता है? तो ये होता है आपका क्लोरोफोरेडेसिन या फिर आपका बेटाडीन। ठीक है, बेटाडीन मतलब कि ये सर्जरी से पहले हाथों को पूरी तरह से स्टरलाइज करने के लिए मतलब इसका प्रयोग किया जाता है, बेटाडीन का या फिर क्लेरोहेक्सिडिन। ठीक है, इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, जिससे कि संक्रमण का जो खतरा है वो कम हो जाए, संक्रमण का खतरा कम हो जाए। चलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है घाव की ड्रेसिंग के लिए सबसे उपयुक्त सामग्री कौन सी है? घाव की ड्रेसिंग के लिए सबसे उपयुक्त सामग्री कौन सी है? तो घाव की ड्रेसिंग के लिए सबसे उपयुक्त सामग्री जो है वो है सेलाइन गॉज, याद रखिएगा सेलाइन गॉज सबसे बेस्ट तरीका होता है। सेलाइन गॉज का उपयोग घाव की ड्रेसिंग के लिए किया जाता है। सेलाइन गॉज का प्रयोग किस लिए करते हैं हम लोग? तो इसका प्रयोग घाव की ड्रेसिंग के लिए किया जाता है क्योंकि यह संक्रमण से बचाव करता है। ये जो सेलाइन गॉज होता है ये हमें संक्रमण से क्या करता है? बचाव करता है। ठीक है, और घाव को नमी प्रदान करता है। जो हमारा घाव होता है उसको नमी प्रदान करता है जिससे कि हीलिंग तेजी से होती है, जो हीलिंग हो वो तेजी से हो सके। तो ये सेलाइन गॉज होगा। अगला है रक्तचाप मापने के लिए कौन सा यंत्र का उपयोग करते हैं? तो आपको पता है स्फेग्नोमैनोमीटर। ठीक है, स्फेग्नो यह डॉक्टर स्टेथोस्कोपी के साथ उपयोग करता है। ठीक है, स्फेग्नोमैनोमीटर हो जाएगा। रक्तचाप मापने के लिए ब्लड प्रेशर बीपी है ना, बीपी ब्लड प्रेशर मापने के लिए, जैसे सिस्टोलिक और डिस्टोलिक होता है। किसी का अगर 120/80 है तो ये सिस्टोलिक है या डिस्टोलिक है। चलिए फिलहाल ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला संक्रमण से बचाव के लिए घाव को कैसे साफ किया जाना चाहिए? संक्रमण से बचाव के लिए घाव को कैसे साफ किया जाना चाहिए बताइए? संक्रमण से बचाव के लिए घाव को कैसे साफ किया जाना चाहिए? तो घाव को साफ करना चाहिए डेटॉल या एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से। घाव को संक्रमण से बचाने के लिए डेटॉल या फिर बेटाडीन भी होता है या फिर एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से साफ कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, बेटाडीन से, डेटॉल से या फिर कोई भी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन है उसे आप साफ आसानी वे में कर सकते हो। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला है टेटनस संक्रमण से बचाव के लिए कौन सा टीका दिया जाता है? टेटनस संक्रमण से बचाव के लिए कौन सा टीका दिया जाता है? टेटनस संक्रमण से बचाव के लिए तो देखिए टेटनस से बचाव के लिए टेटनस टॉक्साइड टीटी टेटनस टॉक्साइड दिया जाता है। खासकर यदि किसी व्यक्ति को गहरा घाव या फिर कट लग गया है, जैसे नहीं कहते कि टेटनस हो जाएगा, अगर कहीं पे आपको काटी वाटी लग गया है, कट लग गया है, अगर कोई गहरा घाव है तो फिर इस स्थिति में व्यक्ति को टेटनस यानी कि टेटनस टॉक्साइड दिया जाता है। टेटनस टॉक्साइड, ऑप्शन सी। अगला हो जाएगा नेक्स्ट
रक्तदान करने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? रक्तदान करनी अच्छी बात है, पर बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। ब्लड डोनेट करनी अच्छी बात है। देखिए 18 वर्ष से कम 50 किलोग्राम होना चाहिए। 18 वर्ष और वजन कम से कम 50 किलो, ठीक है। 18 वर्ष मिनिमम होना चाहिए और 50 केजी आपका वजन होना चाहिए, ठीक है। बाकी आपका देखा जाता है, चेकअप होता है, सही रहोगे तो फिर आपका ब्लड डोनेट करने के लिए कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला नेक्स्ट है, हड्डियों को जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? देखिए हड्डियों को जोड़ने वाले ऊतक को कहते हैं हम लोग लिगामेंट, ठीक है। लिगामेंट कहते हैं, लिगामेंट हड्डियों को जोड़ने वाले ऊतक होते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि, शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है, जो पाचन में सहायता करती है, शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालती है, विषाक्त पदार्थ को बाहर निकालने का कार्य करती है, ये होती है लीवर। लीवर यानी यकृत, ठीक है, शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अगला है, रक्त के थक्का बनाने में कौन सा घटक मदद करता है? रक्त के थक्का बनाने में जो मदद करता है वो है प्लेटलेट्स, याद रखिएगा, ठीक है, प्लेटलेट्स, ठीक है, प्लेटलेट्स। मैंने इसको पढ़ाया है कोर्स में, अगर आप कोर्स लिए होंगे तो ब्लड चैप्टर में मैंने आपको एकदम डिटेल्स में पढ़ाया है, ठीक है। जाकर के आप पढ़िएगा, अगर कोर्स आपने ज्वाइन किया है तो वहां पे डिटेल्स में, थ्योरी क्लास में। चलिए, शारीरिक चोट में सूजन को कम करने के लिए कौन सा उपचार उपयुक्त है? तो देखिए शारीरिक चोट में सूजन को कम करने के लिए सबसे उपयुक्त उपचार कौन सा है, ठीक है? तो ये है ठंडी सिकाई, ठंडी सिकाई, ठीक है, ठंडी सिकाई। चोट लगने पर सूजन कम करने के लिए ठंडी सिकाई सबसे प्रभावी होता है। मतलब कि यह रक्त वाहिकाओं को संकुचित करके सूजन और दर्द को कम करने में क्या करता है? मदद करता है, ठंडी सिकाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब कोई व्यक्ति बेहोश हो जाए तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? अगर कोई व्यक्ति बेहोश हो जाए तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, बताइए। अगर कोई व्यक्ति बेहोश हो जाए तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? जब कोई व्यक्ति बेहोश हो जाए तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? देखिए व्यक्ति के पैरों को ऊंचा उठाना चाहिए, व्यक्ति के जो पैर है उसको ऊंचा उठाना। अगर कोई व्यक्ति बेहोश हो जाए तो सबसे पहले उसके पैरों को ऊंचा उठाना चाहिए, ताकि मस्तिष्क का रक्त प्रवाह मतलब कि सही ढंग से सही से हो सके और वह जल्दी होश में आ जाए, ठीक है। व्यक्ति को पैरों को ऊंचा उठाना चाहिए। चलिए अगला है, शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? आरबीसी रेड ब्लड सेल का जो जीवन काल होता है ये 120 दिन का होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पीलिया किस अंग से संबंधित है? पीलिया, पीलिया किस अंग से संबंधित है, बताइए। और एक क्वेश्चन और है यहाँ पे कि देखिए आरबीसी जो होता है इसका जीवन काल 120 दिन का होता है, और फिर ये 120 दिन के बाद ये यकृत और प्लीहा में नष्ट हो जाता है जाकर, ठीक है। ये प्लीहा में, स्प्लीन में जाकर के ये नष्ट हो जाता है। चलिए आगे नेक्स्ट है, पीलिया किस अंग से संबंधित रोग है, बताइए। पीलिया, पीलिया यकृत से संबंधित रोग होता है, यकृत। पीलिया माने जॉन्डिस एक स्थिति है जिसमें शरीर में बिलिरुबिन की अधिकता के कारण त्वचा और आंखें पीली हो जाती है। बिलिरुबिन के कारण, किसके कारण? बिलिरुबिन के कारण, बिलिरुबिन के कारण, ठीक है, बिलिरुबिन, बिलिरुबिन याद रखिएगा, ठीक है। तो बिलिरुबिन की ज्यादा मात्रा हो जाती है, अधिक हो जाती है, जिसमें शरीर में बिलिरुबिन की अधिकता के कारण त्वचा जो होता है हमारा, त्वचा और आंखें पीली हो जाती है। यकृत की खराबी का संकेत हो सकता है ये, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये होता है आपका जॉन्डिस में, ठीक है, पीलिया में यकृत। एक समान वयस्क व्यक्ति के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? तो कुल मात्रा 4-5 लीटर होती है, ठीक है, जो सुचारू रूप से संचालित करने में मदद करता है विभिन्न कार्यों को हमारे शरीर में, 4 से 5 लीटर। अगला है, प्राथमिक चिकित्सा में राइस पद्धति का उपयोग किस प्रकार की चोटों के लिए किया जाता है? राइस पद्धति का, तो इसको हम लोग करते हैं मोच और मांसपेशी चोट में, ठीक है। राइस का अर्थ क्या होता है? रेस्ट, विश्राम, आइस का बर्फ लगाना, और कंप्रेशन का मतलब दबाव, और फिर एलिवेशन माने ऊपर उठाना। यह विधि मांसपेशी और चोटों के लिए उपयुक्त किया जाता है। देखिए राइस का मतलब क्या होता है, देखो मैं थोड़ा सा समझाऊं आपको यहाँ पे। RICE राइस है ना जी, तो आर का मतलब क्या होता है? आर का मतलब रेस्ट, आई का मतलब आइस, आइस माने बर्फ लगाना, और सी का मतलब होता है कंप्रेशन, कंप्रेशन माने दबाव डालना, ठीक है, कंप्रेशन करना, और एलिवेशन, एलिवेशन का मतलब होता है ऊपर उठाना। मतलब कि यह विधि मोच और मांसपेशी चोटों के लिए उपयुक्त किया जाता है, ठीक है, इसका मतलब होता है। तो यहाँ पे सही हो जाएगा मोच और मांसपेशी चोट के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, रक्तदान करने के लिए न्यूनतम हीमोग्लोबिन स्तर कितना होना चाहिए? रक्तदान करने के लिए न्यूनतम हीमोग्लोबिन स्तर कितना होना चाहिए? तो 12.5, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए 25 क्वेश्चन ही है आज के क्लास में हम लोगों को। आप लोग बताइएगा क्लास कैसा लगा, और आप लोगों को मैं बताऊंगा कि अगर आप लोग कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, थ्योरी वाइज पढ़ना चाहते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो आप लोग हमारे बैच को जरूर परचेस कर लीजिए, आपके लिए काफी मददगार रहने वाला है। थैंक यू। क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।